पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की बहिरंगचर्या किस प्रकार होती है, इसकी हम चर्चा कल प्रारंभ कर चुके हैं। छंद की मतलब पंचम गुणस्थान के प्रकरण की शुरुआत एक छंद से की थी। उसके बाद उन्होंने श्रावक के 21 गुणों के बारे में चर्चा की थी, जहाँ लज्जावंत, दयावंत आदि 21 गुणों की बात आई थी। तत्पश्चात ऐसा भी कहा गया कि जो 22 अभक्षों का त्यागी होता है उसको भी श्रावक जानना। अब 22 अभक्ष कौन कौन से हैं, इनकी आज थोड़ी अपन चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद 11 प्रतिमाओं का टॉपिक चालू करेंगे। छंद नंबर है 55। 22 अभक्ष। एक बार छंद फिर से पढ़ेंगे। ओरा घोर बरानिसि भोजन बहु बीजा बैंगन संधान पीपर बर उमर कठुबर पाकर जो फल होई अजान कंद मूल माटी विषयामिष मधुमाखन अरु मदिरा पान फल अति तुच्छ तुषार चलित रस जिन मत 22 अखान। चलिए पहले अपन उसको ठीक है, एक एक स्टार्ट करते हैं। ओरा। ओरा मतलब देखिए र और ड और ल ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। र को ही ड बोला जाता है, ल बोला जाता है। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ओरा, ओला। ओला मतलब ओला गाड़ी, नहीं नहीं नहीं। ओला मतलब ये जो ओले बरसते हैं ना, हेल्स हेल्स, वो वाले, ठीक है। तो वो अभक्ष माना गया है। क्यों? पानी सबसे पहली बात, पानी छना है क्या? नहीं, बस वहीं पे बात कट आउट हो जाती है, ठीक है। ओला ये अभक्ष है। घोर, घोल बड़ा। अब देखिए यहाँ पहले र का प्रयोग ल के रूप में किया है और दूसरे र का प्रयोग ड के रूप में किया है, तो घोल बड़ा ऐसा उसका उच्चारण बनता है, ठीक है। तो घोल बड़ा, घोल बड़ा मतलब दही बड़ा। दही बड़ा कहा एक है, समझना उसके टाइप सारे हैं। इसमें भी इन्होंने वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, मैं भूल रहा हूं, मतलब बात ऐसी है कि एक अंश कहा, तुम्हें अंश ही समझ लेना है। हम उसका एक अंश कहेंगे, तुम्हें उसका अंश ही समझ लेना है। जैसे हमने ज्ञान कहा, तुम्हें आत्मा समझना है, उसी प्रकार हमने घोल बड़ा कहा तो समस्त द्विदल की राशि इसमें ले लेना है, ठीक है। अब द्विदल भी 3 प्रकार का होता है, काष्ठ द्विदल, अन्न द्विदल और हरि द्विदल, ठीक है। काष्ठ द्विदल में क्या क्या आएगा? जितने भी अपने मसाले होते हैं सब काष्ठ द्विदल में चले जाएंगे। अन्न द्विदल में दालें जितनी भी है सभी दालें अन्न द्विदल में आ जाएंगी। और हरि द्विदल, हरी वस्तुएं, उनका संपर्क दूध या दुग्ध पदार्थों के साथ होना, ये द्विदल में आता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हमने लौकी का हलवा बनाना है, बनता है, भक्ष्य है, कोई बात नहीं, परंतु कई बार क्या हो जाता है, वो लौकी के बीज उस दूध में आ जाते हैं, मतलब एक छोटे छोटे बीज उस हलवे में आ जाते हैं, बस वहीं पे वो अभक्ष्य हो जाता है, द्विदल बन जाता है। मात्र लौकी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लौकी के बीज नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसी प्रकार हर एक फल का बीज नहीं चलेगा। अब आम तो यूजुअली चल जाता है, बट अगर नहीं ले तो बेहतर ही है, ठीक है। अब एक बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी, नॉर्थ साइड में ना काष्ठ द्विदल को द्विदल नहीं माना जाता है। जैसे मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। मैंने किसी एक विद्वान को कहा था, मतलब विद्वान है, अच्छी खासी उम्र के हैं, उनको मैंने सहजता में ऐसे सलाह के रूप में भोजन करते वक्त बोल दिया था कि ये आप जीरा ले रहे हैं दही में, वो नहीं चलेगा, वो द्विदल में हो जाता है। उन्होंने बस ऐसे ही बात को टाल दिया, क्या जीरा भी द्विदल में आता है? मतलब नॉर्थ साइड में काष्ठ द्विदल को द्विदल नहीं माना जाता है। और एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले साल जबलपुर गया हुआ था, तो वहां पर क्या करते थे, पानी छान के रखते थे और मर्यादा करने के लिए उसमें सौंफ डाल के रखते थे। कोई दिक्कत नहीं, टोटली प्रॉपर है, ये कोई विधि कोई गलत नहीं है। दिक्कत कब आ जाती है, जब उसी पानी का प्रयोग
हम दूध दुग्ध पदार्थों का मुंह साफ करने के लिए लेते हैं। मान लीजिए हमने दूध पिया और उसके बाद हमें भोजन करना है, तो कुल्ला तो करेंगे, बराबर। अब कुल्ला करने के लिए अगर हमने उसी सौंफ के पानी का प्रयोग किया तो वहाँ पर वे द्विदल हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके संपर्क में आने वाला पानी भी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, काली मिर्च, लौंग ये चल जाएगा, क्योंकि अपन इसका काढ़े के रूप में, उकाली के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो वो तो चल जाता है, वो द्विदल में नहीं आता है, ठीक है। द्विदल मतलब क्या? ऐसी वस्तुएं जिसके दो हिस्से होते हो, ऐसी वस्तुओं का दूध और दुग्ध पदार्थ प्लस अपनी थूक का संपर्क बनना। 3 बातें कह रहा हूं मैं। ऐसी वस्तुएं जिनके 2 फाड़ होते हो, 2 हिस्से होते हो, वो प्लस दूध और दुग्ध पदार्थ प्लस अपनी थूक। वहां पर होता ऐसे है कि जब इन तीनों का संकर होता है, मिक्सचर होता है, तब त्रस जीवों की उत्पत्ति चालू होती है। अतः त्रस घात के अंतर्गत इसे अभक्ष्य में ले लिया है, ठीक है। अब सब लगा लेना इसमें, द्विदल में। खाते खाते दूध की वस्तुएं लेना, दूध के बना पेढ़ा खा लेना नहीं, दूध और दूध के पदार्थ अलग से डील हुए, अपना नॉर्मल भोजन अलग से डील हुए, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए। तीसरा है निसी भोजन। निसी मतलब निशी, रात्रि में भोजन करना। अब यहाँ पर भोजन कहा है, पर भोजन के साथ साथ पानी भी ले लेना। अब कई लोग भोजन को सिर्फ भोजन तक ही सीमित रखते हैं, रात्रि भोजन को रात्रि पानी पीने तक नहीं लेकर के जाते हैं। उनके दृष्टि में रात्रि में भोजन इतना ही कहा है, रात्रि में पानी नहीं पीना ऐसा नहीं कहा है। जबकि अन्य मतियों के महाभारत या रामायण कहीं तो भी एक घटना आती है कि वहाँ राम के, नहीं शायद अपने ही रामायण में आता है कि राम का 10वां पूर्व भव के बारे में बात हुई थी, जहाँ पर वे किसी मुनिराज के पास गए थे, उनके कमंडलू से पानी पीना चाहा, और नहीं सर, राम की नहीं है, युधिष्ठिर की है, अन्य मतियों के इसमें। तो उनको कहा कि, मतलब उस साधु ने कहा युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो भोजन करना भी पाप है, तुम पानी कहाँ से पीते हो? रात्रि में भोजन करना मांस बराबर और पानी पीना खून पीने बराबर माना गया है। अरे जब ये बात अन्यमति मानते हैं तो हम इसको क्यों फॉलो नहीं करते हैं? जब अपने से हीन या अपने से लोअर कैटेगरी वाले भी जब रात्रि भोजन को महापाप मानते हैं, नरक का पहला द्वार मानते हैं, पता है ना आपको, गीता में ऐसा छंद आया है, चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। पहला ही रात्रि भोजन को उन्होंने रात्रि भोजन का नाम लिया है। कहने का निष्कर्ष इतना ही है, ना भोजन होना चाहिए ना पानी होना चाहिए, सब क्लोज। सूर्यास्त हो गया, चूल्हे को ताला लगना चाहिए, मतलब उसमें अब कोई आराम के कार्य नहीं हुए, ठीक है। अब रात्रि भोजन में ये भी समझना, रात्रि में खाना इतना ही नहीं, रात्रि में बनाया हुआ खाना वो भी रात्रि भोजन में आएगा। प्रयोजन तो इतना ही है कि रात्रि के काल में ना खाने का ना खाना बनाने का दोनों प्रकार के आरंभ नहीं होने चाहिए। उद्देश्य तो यही है, ठीक है। आगे बहुबीजा बैंगन संदान। बहुबीजा, अब मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि पाठांतर मिलता है, बहुजीवा भी मिलता है, कहीं बहुबीजा भी मिलता है, ठीक है। अब बहुबीजा मतलब ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, ऐसी, हाँ मतलब यूजुअली हरी सब्जियां ही जहां पर बीज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, ऐसे फल ऐसे सब्जियां, कितने तो भी भक्ष्य वस्तुएं हैं जिनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल खरबूजा, कितने बीज पाए जाते हैं, बहुबीजा हो जाएगा? कहते हैं नहीं। उसका एक मुख्य कारण ये है कि उसके जितने भी बीज है वे सभी एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसका छिलका मायने रखता है। उसके छिलके को, मतलब छिलके सहित नहीं खाया जा सकता, उसके छिलके को अलग करना पड़ेगा, फिर खरबूजा खाया जाता है, बराबर। ये एक कारण है कि खरबूजा भक्ष्य माना गया है। ऑन द अदर हैंड तरबूजे को लेंगे तो तरबूजे में बीज अन्य स्थानों पर फैले हुए हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मुद्दा, आप कलिंगड़ कहिए, तरबूजा कहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं,
वाटरमेलन कहिए मैं भूल गया, वाटरमेलन। इसको आप ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में रख दीजिए, 5 मिनट में आपको उसके ऊपर फंगस की एक लेयर दिखी हुई मिल जाएगी। इसका अर्थ ये है कि ऐसे फल जिनमें तुरंत जीवोत्पत्ति चालू होती है वे फल अभक्ष्य है। ठीक है। अब जामुन है, जामुन में तो सरासर गिरे नहीं कि उसमें से लबालब त्रसजीव बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो जामुन भी महाअभक्ष्य है। ऐसे कितनी सारी बातें हैं, अब लिस्ट बनाने जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। बट आपको विशेष अध्ययन करना है तो गोमटसार जीवकांड में कुछ चिन्ह दिए गए हैं। हरी सब्जियां, हरे फल, इनको भक्ष्य और अभक्ष्य कैसे समझना कि कौन सा भक्ष्य है कौन सा अभक्ष्य है, कुछ चिन्ह दिए हैं। उन चिन्हों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि ये भक्ष्य है या अभक्ष्य। ठीक है। जैसे आपको एक और बात बताऊं, जिस सब्जी का समभंग होता है, समभंग मतलब आपको मान लीजिए ककड़ी है, क्यूकम्बर है, आप उसको लीजिए, उसके 2 हिस्से कीजिए, अगर बराबर 2 हिस्से उसके बनते हैं, मतलब आड़ा टेढ़ा उसमें क्रैक नहीं जाता है, तो समझना ये अभक्ष्य है। और जैसे ही उसमें आड़ा टेढ़ा क्रैक हो जाए तो समझना ये भक्ष्य हो गई, ये परिपक्व हो गई है। ये एक चिन्ह है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु भक्ष्य है या अभक्ष्य। अब कितने जनों ने जैपनीज कुकुम्बर के बारे में सुना हुआ है? छोटी छोटी काकड़ियाँ। हाँ, और वो थोड़ी डार्क ग्रीन भी होती है। जी भैया जी। वो टोटली अभक्ष्य है। आप उसको ट्राई करके देखना, 2 हिस्से होंगे, समभंग में होंगे, वो तो हमेशा अभक्ष्य ही है। ठीक है। बहुबीजा हो गया। अब बैंगन, बैंगन ये महाअभक्ष्य है, इसमें भी जीवोत्पत्ति विशेष होती है, इसलिए बैंगन को अलग से लिखा है। ठीक है। और संधान, संधान मतलब आचार, आचार भी कौन सा? 24 घंटे के ऊपर वाला, 24 घंटे के अंदर है भक्ष्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा एक समय भी हो गया ना, उसमें त्रसजीव उत्पन्न होते हैं, स्थावर नहीं, त्रसजीवी उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं, उसी रंग के, उसी जाति के, जो हमें दृष्टिगोचर, नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। इसलिए 24 घंटे के ऊपर का आचार मुरब्बा खाना ये अभक्ष्य में लिया गया है। और बताऊं, आप अगर ग्रंथों को पढ़ेंगे, ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, मद्य त्याग के अतिचारों में रात्रि भोजन त्याग को लिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों? मद्य त्याग के अतिचार में आचार के सेवन को क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में प्रक्रिया सेम होने लग जाती है। शराब कैसे बनती है? सड़ा करके बनाई जाती है। और ये आचार मुरब्बा कैसे बनता है? 24 घंटे के बाद उसमें भी वही प्रक्रिया चालू होती है जो शराब में होती है, सेम टू सेम प्रोसेस होती है, इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लिया। मतलब समझना, अगर 24 घंटे के ऊपर का आचार हो जाता है तो हम शराब पी रहे हैं। अब ये सुनने में बड़ी कठोर बात लगती है, बट हाँ, ये हमें समझना होगा। एक बात, आचार ऐसा ना स्वयं खाए ना किसी को खिलाए। होता है कि लोग स्वयं के लिए बना के रखते हैं और अपने परिवार वालों को बांटते बैठते हैं। किसी भी प्रकार को शक्कराम हो, मतलब शक्कर डाल के जो बनाया जाता है वो कहिए, या खट्टा वाला हो, मिर्च वगैरह डाल के, किसी भी प्रकार का हो, ये अभक्ष्य में ही आएगा। ठीक है। संधान। अच्छा, एक और बात, रात मैंने जो अभी आपको छंद सुना है ना गीता का, जिसमें रात्रि नरक के 4 द्वार बताए हैं। पहला रात्रि भोजन, दूसरा है आचार का सेवन। ठीक है, विचार करना। अब 5 उदंबर फलों की चर्चा कर रहे हैं, पीपल, बड़, उमर, कठुम्बर और पाकर। अब ये तो कहीं देखने में आते हैं नहीं, पीपल तो भी ठीक है, पीपल, बड़ ये तो भी ठीक है, देखने में आ जाते हैं, बट बाकी उमर, कठुम्बर, पाकर ये बस नाम है। हो सकता है इनका फलितार्थ पहले कुछ अलग होता होगा, मतलब कुछ प्रश्न है? ओके, अच्छा, ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था
ऊमर, कठूमर, पाकर, इनका पहले कोई अलग अर्थ बनाया जाता होगा, आज हमारे ज्ञान में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, जहाँ ये पूछा गया कि पाइनएप्पल ये कैसे अभक्ष्य है। ठीक है, पाइनएप्पल मैं आपको बता दूं ये भी पंच उदंबर फलों में ही आते हैं। उदंबर फलों की ये विशेषता है कि वे बिना फूल के ही फल उत्पन्न होता है, मतलब डाली आई सीधा फल लग के आता है। बाकी फलों में ऐसा नहीं होता है। आम देखिए, आम में क्या होता है, जब ठंडी का सीजन चला जाता है तब उसमें मोहर आती है, मतलब उसके फूल आने लगते हैं, और उसके बाद में वो कच्चा मतलब कैरी जो होती है उसके बाद में उगने लगती है। पाइनएप्पल के केस में ऐसा नहीं होता, डाली आई सीधा उसको फल लगता है। जिस प्रकार से बिना माता पिता का संतान समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, अब आज के ज़माने की बात मत कहिए, आज तो कोई भी कैसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, आज के ज़माने की बात नहीं चल रही, क्योंकि आज का लेवल थोड़ा नीचे उतर गया है। अपन यूजुअली जो पहले के ज़माने की थोड़ा विचार करके देखें तो परंपरा प्रथा भी ऐसी थी, जिसके माता पिता नहीं होते थे या फिर जिसके माता पिता का कोई ज्ञान नहीं है, उसको समाज इतने तुरंत स्वीकृति नहीं देती थी, शायद ना भी दे। उसी प्रकार बिना फूल के उत्पन्न हुए ऐसा फल ये सेवन योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको रीजन भी बता दिया। सर कोई कोई फल है जो मेल फीमेल प्लांट्स में रहता है, पॉलिनेशन वैसे भी होता है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेल और फीमेल ऐसा कैटेगराइजेशन सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों में होता है, और फल फूल पेड़ ये एकेंद्रिय जीव है। आज का साइंस भले ही ये मानता है कि एंड्रेशियम गायनेशियम और क्या है वो पॉलिनेशन ये सब प्रोसेस मानता है, बट नहीं। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में स्ट्रिक्टली एक सूत्र आया है, क्या है वो, नपुंसक वेद, जितने भी असंगी तक के जीव होते हैं उनका नपुंसक वेद ही होता है। ठीक है, ये बात समझना, मतलब जो मेल फीमेल कहा जाता है नहीं, जिनागम उसको स्वीकृति नहीं देता है। वो सूत्र भी क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ, दूसरे अध्याय का। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, संगी के अलावा जितने भी असंगी क्रियन जो भी है सब नपुंसक उसमें आ जाएंगे। राइट, उनका नपुंसक वेद ही होता है। एक मिनट, हाँ, वेद नपुंसक होता है, लिंग तो हो सकता है ना। अब वेद कहिए लिंग कहिए एक ही बात है। समोर्चन है ना ये तो सब। सॉरी, समूर्छन, एक्सट्रीमली सॉरी, असंगी नहीं, सॉरी, समूर्छन करेक्ट। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, मिल गया, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। ठीक है, अब जितने भी नारकी जीव होते हैं और समूर्छन जीव होते हैं उनका नियम से नपुंसक वेद ही होता है। और आपको बताऊं, चौथे इंद्रिय तक के जीव समूर्छन ही होते हैं। चौथे इंद्रिय तक के जीव, चौथे इंद्रिय क्या, असंगी तक के जीव समूर्छन ही होते हैं। संगी जीव नियम से गर्भज होते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, असंगी पंचेंद्रिय तक के समस्त जीव समूर्छन ही उत्पन्न होते हैं, और जितने भी संगी जीव होते हैं, सहनी जीव होते हैं, वे गर्भज या उपपात जन्म वाले, जैसा भी हो वैसे होते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो साइंस का स्टेटमेंट है इट डजंट होल्ड ट्रू इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म। ओके, आगे 5 उदंबर फल हो गए। अगला है जो फल हो ही अजान, अज्ञात फल। अब अज्ञात फल के बारे में मैंने आपको कल बताया था। मान लीजिए अब एप्पल भक्ष्य है, उसको तो है ही भक्ष्य, पर हमें पता नहीं है कि वो भक्ष्य है या नहीं है, हम तो उसको अभक्ष्य ही मान रहे हैं। मान लीजिए जब हमें पता है कि वो अभक्ष्य है
उस अवस्था में ही हमने सेब का सेवन किया, जानते हैं हमको अभक्ष का ही पाप लगेगा। क्यों? अज्ञान ये अपने आप में एक पाप है। हमें सही क्या गलत क्या इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सेब जब भक्ष्य है हम उसको अभक्ष्य मानते हैं और खाएंगे तो अभक्ष्य का ही पाप लगेगा। भले ही वो भक्ष्य है बट अभक्ष्य खाने का ही पाप लगेगा। ठीक है। और जो वो बेल फ्रूट है वो अभक्ष्य है, बेल फल अभक्ष्य है। अरे क्या है बेल का क्या रीजन है अभक्ष्य का? बेल का क्या रीजन है? उसमें वो बीज छोटे छोटे आते हैं ना, वो बीज एक साथ में नहीं है, अलग अलग ऐसे। हाँ वो भी एक कारण है। वो तो लौकी भी तो, लौकी को फूल आते हैं। हाँ अच्छा, अब हमारी माता जी कह रही है कि वो बेल का फल डायरेक्टली आता है, बिना फूल के आता है, जबकि लौकी तोरई ये क्रीपर से ही पैदा होता है बट उनको फूल आता है, इसलिए वो भक्ष्य हो जाते हैं। बेल का अब देखिए थोड़ा मुझे भी कंफर्म करना होगा बट ये इसका रीज़न मुझे पता है, अभी ज्ञान से ओझल हो रहा है, मैंने पूछा हुआ है, ये बताता हूँ। अच्छा हाँ, एक और बात, कल आपने अमरूद के बारे में पूछा था। सो अमरूद का ऐसा है, उसका छिलका कोई मायने नहीं रखता, पॉइंट नंबर 1। उसके बीज भी कोई मायने नहीं रखते, पॉइंट नंबर 2। और बीज भी उसके यत्र तत्र फैले होते, पॉइंट नंबर 3। 3 कारण है उसको अभक्ष्य बताने के। छिलका कोई मायने नहीं रखता, बीज भी कोई मायने नहीं रखता, और बीज भी यत्र तत्र फैले हुए होते हैं। ठीक है, बढ़ना है आगे। पेरू, अमरूद मतलब पेरू, पेरू गुआवा। आगे पढ़ते हैं। कंदमूल माटी विष आमिष। देखिए कंदमूल सभी का फेवरेट टॉपिक है। कंदमूल ले लिया है, जमीन के नीचे जो भी उगता है सब अभक्ष्य है। अब आप एक प्रश्न करेंगे, हल्दी और सौंठ ये भी तो जमीन के नीचे उगते, सौंठ मतलब अदरक, ये भी, और मूंगफली, ये 3 आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले मैं आपको मूंगफली को सेटल करता हूँ। नाम क्या है? ग्राउंडनट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राउंडनट। अब देखिए होता ऐसे है कि उसको जानबूझ करके जमीन के मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, वरना क्या होता है वो फल ऊपर आता है ना तो चूहे आदि उसको खा जाते हैं। है वो भक्ष्य, परंतु चूहे आदि खा ना जाए इसलिए उसको मिट्टी के नीचे ही दबाया रखा जाता है। ठीक है, वो भक्ष्य है। हाँ, परंतु इतनी बात जरूर है, उसका अति प्रमाण में सेवन ये अभक्ष्य में जा सकता है। क्यों? वो हमको अनिष्टकारक हो जाता है। मतलब आप ज़्यादा मूंगफली खाएंगे आपको वादी हो सकती है, या प्रकृति के हिसाब से आपको एसिडिटी की भी तकलीफ हो सकती है। मैं मेरी बताऊं तो मैं ज़्यादा मूंगफली खाऊं तो मुझे एसिडिटी होती है, दिक्कत कर जाती है। कारण इसका एक और है, मूंगफली ये जमीन के नीचे ही अधिकतर काल बने रहने के कारण उसको सूर्य के जो यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो मिल नहीं पाते हैं, और उसके कारण वो क्या कहते हैं वो क्या है, एंटी क्या है वो, हाँ शब्द बोल रहा हूँ, एंटी फंगल नहीं, एंटीबायोटिक ऐसा कहिए। मतलब उसमें जीवत, देखिए क्या कहा, हाँ राइट, उसके जो रेज होते हैं ना वो इंसेक्ट्स को उत्पन्न नहीं कराते हैं उसके किरणों के कारण। ठीक है, अब अगर वो किरण नहीं मिल रहे हैं तो उसमें उतना हेल्दीनेस बन नहीं पाता है। ठीक है, ये मूंगफली को सेटल किया। अब आते हैं अदरक और हल्दी। देखिए बात तो उतनी सही है कि हल्दी और अदरक ये भी कंदमूल ही है, इनमें ये भी अभक्ष्य ही है, परंतु इनको एक्सेप्शन में क्यों रखा जाता है? एक्सेप्शन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखना,
अगर हल्दी और सौंठ का प्रयोग स्वाद के लिए करते हैं तो वो अभक्ष्य में आएगा। ऐसे भी अभक्ष्य में ही आएगा, बट वो कंदमूल खाने बराबर ज़्यादा पाप लग जाएगा, फिर आलू प्याज खाने बराबर पाप लगेगा। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। ये इसके भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने हल्दी तो डाली, हल्दी तो डालिए, इसमें क्या होता है, अभी तो इतना क्यों पालते हो। नहीं है तो है, फॉलो करना चाहिए। हम कोई केवली नहीं हो गए हैं कि हम अपने हिसाब से रूल्स बनाएं। ठीक है, कहा है तो सिर्फ दवाई के रूप में ही हल्दी का प्रयोग होना चाहिए, अन्य रूप में नहीं। इसलिए जो सब्जी में भी हल्दी डाली जाती है टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, कंदमूल हो गया। अब मिट्टी भी नहीं खानी चाहिए। अब मिट्टी कह करके ये क्या कहना चाहते हैं। अब दो जल गए खाए थे अंदर। हाँ, होता क्या है, थोड़ा सा आप गांव साइड में जाएंगे ना, कुछ ऐसे पत्थर वगैरह होते हैं। कई हाँ 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 हाँ, हमारे गांव में एक ऐसी चीज बिकती है, भाज की माती, मराठी में उसको भाज की माती कहते हैं, और वो मिट्टी या पत्थर जैसा कुछ होता है और लोग उसको चाव से खाते हैं। अभक्ष्य में जाएगा। ठीक है, ये भक्ष्य वस्तु नहीं है। हाँ, गेहूं के खड़े, अब हमारी माती जी और लिस्ट बना रही है, गेहूं के जो खड़े होते हैं या पत्थर होते हैं वो उनको भी लोग खा लेते हैं। क्या पेंसिल छोड़ो। हाँ, वो पक्की की पेन आती है ना, वो पहले के जमाने में वो पेन आती थी ना, वो बहुत खाते थे लोग। हाँ तो वो भी अभक्ष्य में जाएगा। ठीक है, क्यों, ये अनुपसेव्य अभक्ष्य में आता है। अनुपसेव्य और अनिष्टकारक दोनों प्रकार के अभक्ष्य में आता है। ये ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, प्लस ना ही इसको लोक में मान्यता भी मिलती है। ठीक है, और फिर वो चूना भी आता है ना, वो भी माटी में ही जाएगा ना, वो चूना आता है। बराबर, वो चूना भी माटी में जाएगा। सब अब जितना कुछ आएगा सब आप लगाते जाइए। ठीक है, अगला विष, जहर खाना, ये भी अभक्ष्य है। कोई ये कहेगा हम जहर खा के मरना चाहते हैं, अरे तुम मरना चाहो या जीना चाहो, कुछ भी हो, विष तो अभक्ष्य ही है। ठीक है, आमिष, मांस। मैं आपको ना एक थोड़ा सा ऐसा अलग रूप में आमिष का अर्थ बताना चाहता हूँ। ये पेपर में आपने कई बार पढ़ा होगा कि फलाने आदमी को पैसों का आमिष दिखा करके उसको लूट लिया, ऐसा कई बार आता है। आप इसको भी अभक्ष्य में ले सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, परंतु जिंदगी में भी लाने की चीज़ नहीं है। कभी भी ऐसी मुफ्त की चीज़ मिले, गाजर दिखा करके कोई हमको मुफ्त की चीज़ दे रहा है, नहीं लेनी चाहिए। ये आमिष में आ सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, खाने में नहीं आएगा बट पाप में तो अवश्य आएगा। ठीक है, वास्तव में तो आमिष का मतलब होता है मांस का टुकड़ा दिखा करके मछली को दबोच लिया जाता है, अपने जाल में फंसा लिया जाता है। उसी प्रकार पैसे का थोड़ा लालच दिखा करके, पैसे का टुकड़ा दिखा करके ये आदमी को लूट लिया जाता है। होता है किसी लड़के के माध्यम से या कभी लड़की के माध्यम से लड़का या लड़की को फंसाया जाता है, मुझे इतना पैसा दो। पहले तो दोस्ती बनाते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। एक आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में, पेपर में, हर जगह आपने देखा होगा। पहले रिश्ता बनाते हैं, फिर पैसे मंगवाते हैं और छू हो जाते हैं। ये आमिष में आएगा। ठीक है, ये मैं अलग अपेक्षा खोल रहा हूँ, ऐसे भी आप विचार कर सकते हैं। मधु माखन अरु मदिरा पान। मधु मतलब शहद। ठीक है, अब शहद में गुलकंद भी लगा लेना। ओके, माखन मतलब मक्खन। मक्खन को क्यों अभक्ष्य में लिया है? द रीजन इज वो बहुत 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 गरिष्ठ होता है। उसको अगर खा जाए सो जाए। वो 5 स्टार की ऐड मत लगाना, खा जाए खो जाए, नहीं। मक्खन को जो ज़्यादा खाए सो जाए, वो सो ही जाता है, इतना प्रमाद बढ़ता है उससे। इसलिए प्रमाद बढ़ने के कारण, और होता ऐसा है कि मक्खन खाने से ना थोड़ी सी
विषय वासना कामोत्तेजना भी होती है, इसलिए उसको अभक्ष्य में लिया है। ठीक है। मदिरापान, ना मक्खन में अंतर्मुहूर्त में त्रस्ती भी उत्पन्न होती हाँ राइट, वो भी एक कारण है। मक्खन में अंतर मुहूर्त के पश्चात त्रसजी उत्पन्न होना चालू होते हैं, इसलिए भी वो अभक्ष्य है। ठीक है। मदिरा, शराब। अब शराब में सब लगा लेना, सिर्फ शराब ही मत लगा लेना। जो आजकल ये कंसेप्ट चला है ना कि विस्की, पैग और एप्पल साइडर, जो कुछ भी होता है वो ड्रिंक्स के नाम पर जो कुछ भी चलता है, सब मदिरा में ले लेना। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो जितना भी थम्स अप है, स्प्राइट है, 7 अप है, माउंटेन ड्यू है, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम लीजिए, सबका सब मदिरा पान में आ जाएगा। ठीक है। वो एपी फिज, वो तो पहले मदिरा पान में ले लेंगे। ठीक है। है। वो विनेगर वगैरह रखते हैं ना, वो भी सॉसेज बनाते हैं। हाँ, वो भी आ जाएगा, क्योंकि विनेगर ये भी, इसमें भी कुछ मात्रा में, मतलब वो है ही एक शराब का ही एक टाइप है, उसमें कुछ वो सब प्रिजर्वेटिव भी सब शराब के टाइप के। राइट राइट, प्रिजर्वेटिव्स भी सब शराब में ही आएंगे। और बताऊं, जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल क्या, जो भी फूड कलर होता है वो भी आप मांस में ले सकते हैं या मदिरा में ले सकते हैं। कारण मांस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें त्रसजी उत्पन्न चालू हो जाते हैं, तो वो मांस भक्षण में आ जाता है। मदिरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, इसलिए आप किसी में भी लगाइए, वो फूड कलर्स भी टोटली अभक्ष्य है। ठीक है। इसलिए बाजार की कोई भी वस्तु अभक्ष्य हो जाती है, क्योंकि बाजार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स ना डाले जाते हो। आप कोई भी पैकेट उठाइए, कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी पैकेट उठाइए, गारंटी के साथ 101% श्योर हूं आपको ई सीरीज मिलेगी, या आपको शुगर का कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप मिलेगा, या आपको प्रिजर्वेटिव्स के नाम मिलेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। एडिबल ऑयल मिल जाता है, तो फैट्स मिल सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी फैट्स लिखा होता है ना, बहुत चांसेस होते हैं कि उसको एनिमल फैट में ही बनाया जाता है। एनिमल फैट के जो ऑयल होता है उसमें ही उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, हाई चांसेस होते हैं। इसलिए वो फैट का भी आप कंटेंट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ सकता है कि हाँ, और एनिमल फैट ये सस्ता होता है वेजिटेबल फैट से। ठीक है। आगे, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस। फल अति तुच्छ, अति तुच्छ फल, एकदम छोटा फल, एकदम छोटा फल, जैसे लौकी है। लौकी तो भक्ष्य है, परंतु जब वो अपने एकदम टेंडर एज में होती है, मान लीजिए अभी जस्ट लौकी बनी है, 2-3 दिन ही हुए हैं, इतनी छोटी छोटी कौली कौली लौकी है, ताज़ी है एकदम, वो खाना अभक्ष्य में आएगा, अति तुच्छ फल में आता है। क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। उदाहरण ये पहले मैंने आपको शायद दिया होगा, इस प्रकार प्रसंग में फिर से देना चाहूँगा। एक 2 साल का, एक घर में एक 2 साल का छोटा बच्चा है, 10 साल का भी एक बच्चा है, 25 साल का एक नौजवान है, 40-50 साल का एक गृहस्थ दाम्पत्य है, और एक 75-80 साल वाला एक वृद्ध दाम्पत्य है। ठीक है। प्रश्न है मेरा, अगर इनमें से 2 साल वाला बच्चा मर जाए, उसी दिन 80 साल वाला कोई वृद्ध भी मर जाए, एग्जाम्पल है, किसकी खबर सुनकर के आपको सबसे ज्यादा दुख होगा? बच्चे की। बराबर। अपने मन में क्या विचार आएगा? अरे इस बच्चे ने तो कुछ दुनिया ही नहीं देखी थी, और देखो उसकी आयु का क्षय हो गया, ये तो चल बसा। 80 साल वाले वृद्ध की तो समझ सकते हैं कि उसने सारे जीवन के अनुभव झेले हैं, सब धूप छाव से गुजरा हुआ है, उसने पूरी दुनिया देखी है, समझ सकते हैं। उसकी उम्र भी पक गई थी, बट इस कौले कौले बच्चे की उम्र जाना कितना कितना पाप का कार्य है। कोई अगर उसको मारे तो कितना पाप का कार्य लगता है। उसी प्रकार अगर हम एकदम ताज़ी ताज़ी वस्तु को खाए और थोड़ी सी परिपक्व वस्तु को खाए, पाप हमें ताज़ी वस्तु खाने में ज़्यादा लगता है। एक बात ध्यान रखना, ताज़ी वस्तु खाने में स्वादिष्ट लगती है,
परंतु पाप भी उतना ही अच्छे से भर भर के मिलता है। और जितना परिपक्व होगी लौकी, तोरई, केला या गवार की फली, वाल की फली, जो कुछ भी है, जितनी पुरानी होती जाएगी, पुरानी मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़ जाए, बट वो थोड़ा सा ना उसका ताज़ापना हट जाता है ना, बस तब वो सेवन के योग्य हो जाती है। ठीक है। तुषार मतलब जो ओस होती है ना, ओस जो आप सुबह सुबह देख सकते हैं 6 साढ़े 6 सूर्योदय के समय में दव बिंदु पत्तों पर आप देख सकते हैं, या कभी कभी गाड़ी के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो वो तुषार भी अभक्ष्य है। ठीक है। चलित रस मतलब जिसका टेस्ट थोड़ा आगे बढ़ गया है, अपने नॉर्मल टेस्ट से वो कुछ अलग उसका स्वाद आता है, तो वो भी अभक्ष्य में आएगा। जैसे होता है ऐसे कि कई बार ना घी थोड़ा पुराना हो जाए तो घी की थोड़ी विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है, तो समझना वो चलित रस हो गया है, वो अभक्ष्य हो गया है। ठीक है। वैसे घी की तो 1 साल की मर्यादा होती है, बराबर, घी की 1 साल की मर्यादा होती है, परंतु अगर उसकी टेस्ट बदल जाए तो वो अभक्ष्य हो जाता है, उसी क्षण अभक्ष्य हो जाता है। आप ऐसे फल में भी लगाइए, सब्जी में भी लगाइए, और जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उनमें भी लगा सकते हैं। ठीक है। कोई चीज़ हमने मान लीजिए बनाई, आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ, कोई मान लीजिए हमने दाल बनाई थी, सुबह की दाल मान लीजिए शाम को चलेगी, उतनी मर्यादा है, परंतु आते गर्मी के दिन थे और वो दाल खराब हो गई। अब वो खराब दाल को पीना ये चलित रस में आएगा, अभक्ष्य में आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवोत्पत्ति हो चुकी है। जिनमत ए 22 अखान, ये जिनागम में 22 प्रकार के अभक्ष्य बताए गए हैं। ठीक है। अब बोलिए, आपको कोई प्रश्न है क्या? लीची अभक्ष्य है। पीच और प्लम भी अभक्ष्य है। वो जो रेड कलर का आता है और एक ऑरेंज कलर का आता है। चेरी क्या? नहीं, चेरी नहीं, वो आलू बुखारे बोलते हैं। नहीं, आलू बुखारा वो भक्ष्य है, राइट, वो भक्ष्य है। क्यों? उसका बीज एकदम कठोर होता है, वो भक्ष्य है। हाँ, और वैसे ही ऑरेंज कलर के भी आते हैं, आलू बुखारे रेड कलर के आते हैं, हाँ, ऑरेंज कलर के आते हैं, पीच बोलते हैं, आलू बोलते हैं शायद। मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं बता सकता क्या है वो। बोलते हैं येलो रंग वाले। इडली बन जाता है ना, ड्राई फ्रूट्स में बन जाता है। ड्राई फ्रूट में बन जाता है। एप्रिकॉट बोलते हैं। एप्रिकॉट। देखिए, व्रती त्यागी लोग तो उसका सेवन नहीं करते हैं। मैं आंसर थोड़ा अदर वे में देता हूँ। व्रती त्यागी तो एप्रिकॉट का जर्दालू कहना चाहते हैं, किसी ने शब्द सुना होगा तो एप्रिकॉट। ठीक है। तो व्रती त्यागी लोग तो उसका सेवन नहीं करते हैं, बट पुरुषार्थ नहीं होता है तो ठीक है। अब वैसा भी मैं क्यों कहूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, व्रती त्यागी लोग उसका सेवन नहीं करते, दैट्स ऑल। वो आपके ऊपर है खाना या नहीं खाना। लीची में क्या दोष बताया? लीची खराब जल्दी हो जाता है। और ये फालसे और छोटे बेर आते हैं, वो छोटे बेर म्हणजे वो डोंगराची काळी मैना। अच्छा, बोर भी अभक्ष्य होते हैं। बेर कह रहे क्या? हिंदी में बेर अभक्ष्य है, क्योंकि उसमें भी जीवोत्पत्ति चालू होती है, बहुत जल्दी चालू होती है। खराब भी बहुत जल्दी होते हैं। और खाल से हाँ, आप ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मुझे मेरी माता जी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। ये क्या चीज है? बेर की जैसे होते हैं फालसे, छोटे। अच्छा, थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं, एकदम छोटे। वो काले महीने नहीं चाले। नहीं, वो भी अभक्ष्य है। हाँ, हमारे यहाँ पे डोंगराची काली मैना ऐसा कहते हैं। अब आप कुछ भी कहिए, बट वो अभक्ष्य है।
इसके साथ में आपको बताओ भिंडी, टमाटर, मूला, शकरकंद, रतालू, ये सब अभक्ष्य है। रतालू तो खैर सीधा कंदमूल में ही आ जाता है, बट भिंडी, टिंडा, टमाटर, भटा, भटा मतलब बैंगन, बैंगन तो आ गया, ये सब अभक्ष्य में आ जाते हैं। टिंडे का मैं आपको बताता हूँ, टिंडे क्यों अभक्ष्य है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बच के रहिएगा, जो टिंडे नहीं खाते हैं ना, टिंडे और लौकी में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो कभी कभी सेम ही दिखते हैं, लगभग सेम दिखते हैं। हमारी माता जी एक बार धोखा खा गई थी, उनको लगा लौकी की सब्जी है, उन्होंने खा ली, बाद में पता चला कि ये टिंडे की सब्जी है, दिक्कत हो गई फिर। ठीक है, ये 4 साल पहले की बात है, शिविर में, सूरत के शिविर में गए थे तब। बट मतलब परम सोच के भोजन में भी ऐसी बातें बनती हैं। ठीक है, तो संभल करके रहना चाहिए टिंडे और लौकी में। हाँ, मैं टिंडे का ये कह रहा था कि उसमें रोए हमेशा बने रहते हैं। लौकी का ऐसा है ना, उसके ऊपर जो रोए होते हैं कालांतर में वो रोए हट जाते हैं, वो परिपक्व हो जाता है। टिंडे पर निरंतर रोए बने रहते हैं, इसलिए वो अभक्ष्य ही माना गया है। और सिंघाड़े, सिंघाड़े भी अभक्ष्य होते हैं। और वो कद्दू आता है ना, पेठा जैसे। कद्दू, कद्दू, कद्दू भी अभक्ष्य है। ये रेड पंपकिन, रेड पंपकिन का अभक्ष्य आहे. लाल भोपळा अभक्ष्य. बोलिए, और कोई प्रश्न है आपको? नहीं है? चलिए तो फिर अपन रुक सकते हैं, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जामुन में क्या रीजन बताया? जामुन ऐसा है कि उसमें जीवोत्पत्ति बहुत होती है, जैसे ही, और उसमें छिलका मायने नहीं रखता, उसका बीज भी मायने नहीं रखता। सॉरी, बीज कड़क होता है, उसमें जीवोत्पत्ति फास्ट होती है, ये मेन रीजन है, जीवोत्पत्ति बहुत फास्ट होती है। ये सब है ना, जिनमें जीवोत्पत्ति होती है बहुत जल्दी, ये बहुजीवा में आ जाएंगे, त्रसघात और बहुघात दोनों में कवर हो जाएंगे। तो मैं करेले बना रही थी, उसमें भी इतनी छोटी छोटी लटे निकली बीच में काटा। करेले में? हाँ। अच्छा, भैया जी अभी क्या कहा? सीजन के आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वो जीएम फूड है ना, जीएम जेनेटिकली, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ओके। वो ऐसे कि कभी सीजन नहीं रहती है, करेले की सीजन बारिश के टाइम पे होती है, अभी गर्मी है तो जल्दी उगाने के लिए जो केमिकल डाल के बनाते हैं ना, उसमें लट वगैरह होती है ना, मतलब ऑफ सीजन वाले यूजुअली फल फूल खाना, फल फूल तो नहीं बट फल खाना, सब्जी खाना, ये भी अभक्ष्य में ले सकते हैं। तो ये ऑरेंज मक्काई आती है, मक्काई, वो भी जीएम फूड है, मक्काई बोलते हैं ना, वो कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न, स्वीट कॉर्न क्या? हाँ स्वीट कॉर्न। हाँ, स्वीट कॉर्न का तो रीजन ही अलग है, उसमें क्षीर रस होता है। ठीक है, क्षीर रस वाले भी वस्तुएं नहीं चलती है। कौन भक्ष्य है? सादा कॉर्न भक्ष्य है, स्वीट कॉर्न अभक्ष्य है, ये आप थोड़ा डिफरेंस नोटिस करना। ठीक है, सादा कॉर्न भक्ष्य है, स्वीट कॉर्न अभक्ष्य है। अभी सादा कॉर्न तो मिलता ही नहीं है भैया जी, स्वीट कॉर्न ही मिलता है। हाँ, थोड़ा मिलता है बट बहुत ढूंढना पड़ता है उसके लिए, मतलब नहीं के बराबर ही हो गया है। और मतलब क्षीर रस में तो फिर आप सब लगा लेना, पपीता, चीकू और ये स्वीट कॉर्न, ये सब क्षीर रस में आ जाएंगे, उसमें थोड़ा दूध दूध निकलता है इसलिए। कॉर्न फ्राई हो जाने की, क्या कहा? पपीता में छिकले पपीते हैं ड्राई होने के बाद वो जो पॉपकॉर्न
बहुत सारे पॉपकॉर्न मक्का मक्का आवाज आ रही है क्या आपको? क्लियर नहीं है। पॉपकॉर्न को पूछे आपको क्या पॉपकॉर्न है? मक्का पॉपकॉर्न का मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आई कौन मुझे शब्द है ना। अरे हाँ मुझे नहीं, आपकी आवाज आ रही है। पॉपकॉर्न का कह रहे हैं क्या? जी जी अच्छा पॉपकॉर्न, वो मका चलता है, वो भक्ष्य सूखा हुआ मका चलता है, बट वो स्वीट कॉर्न वाला नहीं होना चाहिए। उसके वो अलग ही होता है, वो दाल, वो वस्तु ही अलग होती है। ठीक है, चलिए रुक सकते हैं, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।